हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम 10, 11 और 12 जून का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है विश्व प्रत्यायन दिवस 2025। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है और इसको इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन ILAC और इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम IAF द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है ये। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा घोषित किया गया है? इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन और इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम द्वारा। ठीक है, और ये वैश्विक स्तर पर 9 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार की प्रत्यायन लघु एवं मध्यम उद्यमों का सशक्तिकरण। ठीक है, तो जो SME है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनका सशक्तिकरण, प्रत्यायन लघु एवं मध्यम उद्यमों का सशक्तिकरण, ये इस बार की इसकी थीम थी। ठीक है, और भारतीय गुणवत्ता परिषद है QCI, उसके द्वारा नई दिल्ली में विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 का आयोजन किया गया और इसके अंतर्गत संशोधित राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो जो संशोधित राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड पोर्टल है, उसका इसके दौरान शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य है प्रत्यायन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और विशेष रूप से प्रयोगशालाओं और MSME के लिए डिजिटल पहुंच को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों में सुधार किया गया। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनकी स्थापना की जाती है, तो उसके लिए नियमों में कुछ ढील दी गई है, सुधार किए गए हैं, रिफॉर्म किए गए हैं। तो कौन कौन से देखते हैं। तो न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है, उसको 10 हेक्टेयर कर दिया गया है। पहले ये 50 हेक्टेयर थी। ठीक है, अब 10 हेक्टेयर जमीन अगर है तो वहां पर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्थापित किया जा सकता है। और SEZ के लिए अनुमोदन बोर्ड को SEZ भूमि को केंद्र या राज्य सरकार या उनकी अधिकृत एजेंसियों के पास बंधक या पट्टे पर दिए जाने के मामले में ऋण मुक्त होने की शर्त में ढील देने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो भूमि है, उसको केंद्र या राज्य सरकार या उनकी अधिकृत एजेंसियां हैं, उनके पास अगर बंधक रखा हुआ है या पट्टे पर दिया गया है, ठीक है, तो उसके मामले में जो ऋण मुक्त है, उसके मामले में ऋण मुक्त होने के मामले में इसकी जो कंडीशंस है, उनमें ढील देने की अनुमति दे दी गई है। तीसरा है निःशुल्क आधार पर प्राप्त और आपूर्ति की गई वस्तुओं के मूल्यों को शुद्ध विदेशी मुद्रा गणना में शामिल किया जाएगा और लागू सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों का उपयोग करके उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण क्षेत्र में SEZ इकाइयों को लागू शुल्कों के भुगतान के बाद घरेलू टैरिफ क्षेत्र में भी घरेलू आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो उत्पादन होगा, उसको घरेलू टैरिफ क्षेत्र है, उसमें घरेलू आपूर्ति करने की भी जो लागू शुल्क है, उनका भुगतान करने के बाद घरेलू क्षेत्र में भी घरेलू आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी। और नियमों में संशोधनों के बाद सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण SEZ की स्थापना को अनुमति दी गई है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो गुजरात के साणंद में किया जाएगा और किसके द्वारा? माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो सेमीकंडक्टर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा गुजरात के साणंद में स्थापित किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक जो घटक है, उसके लिए हुबली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड एक्वस ग्रुप है, उसके द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक युवा वैज्ञानिक सम्मेलन। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो वैश्विक युवा वैज्ञानिक सम्मेलन है, वो 8 से 14 जून तक IIT हैदराबाद में आयोजित किया गया है। ठीक है, 8 से 14 जून तक IIT हैदराबाद में। IIT हैदराबाद, ग्लोबल यंग अकेडमी, इंडियन नेशनल यंग अकेडमी ऑफ साइंस और इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के सहयोग से इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसके आयोजक कौन कौन थे? IIT हैदराबाद, ग्लोबल यंग अकेडमी, इंटरनेशनल इंडियन नेशनल यंग अकेडमी ऑफ साइंस और इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। ठीक है, तो ये इसके आयोजक थे और इसका आयोजन पहली बार भारत में किया गया है।
ठीक है, कहाँ पर किया गया है? IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट है श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार। तो ये शास्त्रीय नृत्यांगना है डॉक्टर सोनल मानसिंह, इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, जो जो श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार है वो असम के सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मानों में से एक है और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो कला, संस्कृति और समाज में अपने योगदान के माध्यम से शंकरदेव के मूल्यों के प्रतीक रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये श्रीमंत शंकरदेव हैं वो कौन थे, इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जो शंकरदेव हैं वो 15वीं शताब्दी के असम के एक भक्ति संत हैं। ठीक है, इन्होंने भक्ति धारा है उसका प्रचार प्रसार किया था असम में 15वीं शताब्दी में। ठीक है, और इन्होंने एक धार्मिक सिद्धांत दिया था, एक शरण नाम धर्म। ठीक है, एक शरण नाम धर्म, एक शरण नाम धर्म, ये इनका धार्मिक सिद्धांत था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था कि ये केवल एक देवता विष्णु की कर्षण के अवतार के रूप में पूजा करेंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत था, वो केवल एक देवता विष्णु की कर्षण अवतार के रूप में पूजा पर आधारित था। ठीक है, इसका मतलब है केवल एक ईश्वर की शरण लेना। ठीक है, तो ये वैष्णव पंथ का था, नव वैष्णव पंथ से संबंधित है शंकरदेव। ठीक है, और इन्होंने नामघर और सत्तर इनका प्रारंभ किया था। तो नामघर क्या थे? ये सामूहिक प्रार्थनाओं के केंद्र थे। ठीक है, नामघर होते थे, वहां पर सामूहिक रूप से लोग इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते थे। ठीक है, और इन्होंने भक्ति के 9 रूपों में से केवल 2 पर जोर दिया था। भक्ति के 9 रूप होते हैं, उनमें से केवल 2 पर इनका जोर था। किन किन पर था? एक तो श्रवण, ठीक है, मतलब ईश्वर का नाम सुनना, और दूसरा था कीर्तन। ठीक है, मतलब ईश्वर का नाम जपना। तो इन पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, तो ये थे शंकरदेव। अगला देखते हैं, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क। तो भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क है, वो दिल्ली सरकार द्वारा उत्तर पश्चिमी दिल्ली के होलंबी कला में 11.40 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वो उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में भारत के पहले एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क को स्थापित करेगी। ठीक है, और इसको दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण मॉडल के तहत 15 वर्ष की रियायत अवधि के साथ विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये PPP के अंतर्गत विकसित किया जाएगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत इसको विकसित किया जाएगा। और इसकी जो कैपेसिटी है वो सालाना 51,000 मीट्रिक टन ई कचरे को संसाधित करने की क्षमता इसकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सिपकिला। तो सिपकिला है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा पर समुद्र तल से 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिपकिला दर्रा है, उसको 10 जून से घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, तो अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको 10 जून से घरेलू पर्यटकों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खोल दिया गया है। और ये स्थित कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा पर समुद्र तल से 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भारत और तिब्बत, जो कि तिब्बत है वो अब चीन का हिस्सा है, उनके बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग रहा हुआ है सिपकिला। इसके द्वारा भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन काल में व्यापार होता था और ये भारत के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है। ठीक है, तो वहां ये जो दर्रा है यहाँ पर गाड़ियां जा सकती है और ये सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से भारत के एक है। और सतलुज नदी है जिसको तिब्बत में लांगकेन जांगबुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो सिपकिला दर्रा है उसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी है वो सिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। इसका पुराना नाम है सिपकिला का वो पेमाला या साजा दर्रा। ठीक है, साजा द्वार या साजा दर्रा, इसका पुराना नाम था पेमाला। और 1962 के बाद इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा घोषित कर दिया गया भारत और चीन के बीच में। और बाद में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इसका नाम सिपकिला रख दिया। 1962 के बाद इसका नाम भारत तिब्बत ITBP जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उसके द्वारा इसका नाम सिपकिला रख दिया गया।
ठीक है। नेक्स्ट है थलिकी वंदनम योजना। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है थलिकी वंदनम योजना, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा के लिए माताओं को प्रोत्साहित करना। और इसके अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों की माता को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 15,000 वार्षिक रुपए प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। 15,000 रुपए एक साल में दिए जाते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों की माता को। और इससे लगभग 67 लाख माताएं लाभान्वित होंगी। और इसके अंतर्गत कुल बजट है इस योजना का वो 8,745 करोड़ रुपए रखा गया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है और इसका उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा के लिए माताओं को प्रोत्साहित करना। और टोटल राशि इसमें दी जाएगी 15,000 रुपए एक साल में, ठीक है। अगला है भारत में ऊर्जा उत्पादन की स्थिति। तो भारत ने 9 जून को 241 गीगावाट की अधिकतम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है, ठीक है। जो पीक डिमांड है 9 जून को 241 गीगावाट उसको भारत ने बिना किसी कमी के पीक डिमांड को पूरा किया है। तो भारत ने 2024-25 के दौरान 34 गीगावाट की अपनी अब तक की सबसे अधिक उत्पादन क्षमता जोड़ी है, ठीक है। एक साल में 34 गीगावाट की अब तक की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता जोड़ी है, जिसमें अक्षय ऊर्जा का योगदान 29.5 गीगावाट है, ठीक है। टोटल 34 गीगावाट उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है और उसमें से 29.5 अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, ठीक है। तो वर्ष 2025 के अंत तक देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी है वो 50% से अधिक हो जाएगी। नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो उनकी हिस्सेदारी है वो 50% से अधिक हो जाएगी 2025 के अंत तक। पिछले 11 वर्षों में देश में बिजली की अधिकतम मांग लगभग दोगुनी होकर के 130 गीगावाट से 250 गीगावाट हो गई है। वर्ष 2025 के अंत तक ये 270 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है। तो पिछले 11 वर्षों में 130 गीगावाट से 250 गीगावाट हो गई है और 2025 के अंत तक 2025 के अंत तक मतलब इस वर्ष के अंत तक ये 270 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। अधिकतम मांग के दौरान ऊर्जा की कमी वर्ष 2013 में 4.2% से घट करके 2024 में 0.1% रह गई है, ठीक है। तो पीक आवर्स है उसके दौरान जो डिमांड है, ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई का जो गैप रहता है वो 4.2% था 2013 में और अब वो कम होकर के 2024 में 0.1% हो गया है, ठीक है। मतलब लगभग डिमांड मीट की जा रही है। अगला है तमिल एआई परियोजना। तो तमिल एआई परियोजना क्या है? ये विश्व की सबसे पुरानी और समृद्ध भाषाओं में से एक तमिल के लिए एआई संचालित भाषा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की पहल है, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे पुरानी और समृद्ध भाषाओं में से एक तमिल भाषा है, उसके लिए एआई संचालित भाषा प्रौद्योगिकियां हैं उनको विकसित करने की एक पहल है तमिल एआई परियोजना। और इसका क्रियान्वयन है वो आईआईटी रिसर्च पार्क चेन्नई में स्थित कंपनी डेफोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईआईटी रिसर्च पार्क चेन्नई के साथ मिलकर किया जाएगा, ठीक है। तो आईआईटी रिसर्च पार्क है चेन्नई में, ठीक है। तो वहां पर एक कंपनी कार्यरत है डेफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा आईआईटी रिसर्च पार्क चेन्नई के साथ मिलकर के इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। और इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोक संवर्धन पर्व। तो लोक संवर्धन पर्व क्या है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 11 से 15 जून तक नई दिल्ली में राजघाट पर बिरसा मुंडा लॉन में आयोजित किया गया। तो लोक संवर्धन पर्व कब आयोजित किया गया? 11 से 15 जून तक। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में राजघाट पर बिरसा मुंडा लॉन में। और किसके द्वारा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। और ये सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और इसके अंतर्गत भारत के उत्तरी राज्यों के 50 से अधिक दस्तकारों और कारीगरों को अपने पारंपरिक शिल्प के प्रदर्शन और बिक्री के लिए मंच प्रदान किया गया, ठीक है। अगला है शक्ति 2025। शक्ति 2025 है वो भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शक्ति 2025 भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किस किस का है? भारत और फ्रांस का। और ये इसका 8वां संस्करण है और इसका आयोजन 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कैवेलरी में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कैवेलरी में।
और ये इसका 8वां संस्करण है। तो 8वां शक्ति अभ्यास है, उसका आयोजन 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कैवेलरी में किया जाएगा। नेक्स्ट है अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक। तो इसका आयोजन 12 जून को नई दिल्ली में किया गया और इसकी अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल द्वारा की गई। ठीक है, तो 12 जून को नई दिल्ली में आयोजित हुई और अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल द्वारा की गई। नेक्स्ट है इंफ्रा आईडी। तो महाराष्ट्र सरकार है उसने 1 अक्टूबर 2025 से जियो टैग्ड 13 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक इंफ्रा आईडी लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो कब से की जाएगी, कब लॉन्च किया जाएगा इसको, 1 अक्टूबर 2025 से 25 को इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और ये एक जियो टैग्ड 13 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक इंफ्रा आईडी है। तो ये आईडी किसके लिए जारी की जाएगी, तो ये प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं के लिए एक विशिष्ट आईडी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की जाएगी, इंफ्रा आईडी। ठीक है, और ये एक 13 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट आईडी में जो एक अक्षर है वो राज्य का प्रतीक है, राज्य कोड है, 2 अंकों का स्वीकृति वर्ष कोड है, योजना कार्यक्रम के लिए 4 अक्षर का कोड है और 3 अक्षर का जिला कोड है और 2 अक्षर का संपत्ति प्रकार का संक्षिप्त नाम है और अनुक्रमिक सीरियल नंबर। तो इंफ्रा आईडी है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं के लिए जारी एक अल्फा न्यूमेरिक आईडी है और ये 13 अंकों की होगी। ठीक है, निगरानी और प्रबंधन उद्देश्यों के लिए महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। इंफ्रा आईडी की निगरानी और प्रबंधन उद्देश्यों के लिए जो महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर MRSAC है उस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में निवती रॉक्स के पास सेवामुक्त युद्धपोत INS गुलदार के इर्द गिर्द विकसित किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में निवती रॉक्स के पास और जो सेवामुक्त युद्धपोत INS गुलदार है उसके चारों तरफ इसको विकसित किया जाएगा और वहां पर कृत्रिम कोरल रीफ का विकास किया जाएगा। ठीक है, और 10 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा वर्चुअली रूप से इस परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम है और कृत्रिम कोरल रीफ इसके अंतर्गत डेवलप की जाएगी इसके चारों तरफ और जो INS गुलदार है उसके अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में इसका विकास है वो महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा और जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा इसको समर्थित किया जा रहा है। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इसके लिए 46.91 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। ठीक है, तो विकास तो महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको समर्थित किया गया है। ठीक है, सपोर्ट दिया जा रहा है। 1120 टन वजनी INS गुलदार को जनवरी 2024 में सेवामुक्त किया गया था। ठीक है, तो भारत का युद्धपोत है INS गुलदार, तो इसके चारों तरफ इसके अंदर इसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3। तो इसका आयोजन 9 से 13 जून तक फ्रांस के नीस में किया गया। 9 से 13 जून तक फ्रांस के नीस में इसका आयोजन हुआ तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का और फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया। तो आयोजन किसके द्वारा किया गया, फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व है वो इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है, और इस तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के दौरान सहैव डिजिटल महासागर डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया। SAHAV सहैव डिजिटल महासागर डेटा पोर्टल है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया और इसके अलावा द ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज है उसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के दौरान द ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज को भी प्रारंभ किया गया और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, फ्रांस और ब्राजील के द्वारा। ठीक है, तो द ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज को फ्रांस और ब्राजील के द्वारा प्रारंभ किया गया और इसमें फ्रांस और ब्राजील सहित कुल 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं, फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको, पलाऊ और सेशेल्स, ये 8 देश हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। और इसके अंतर्गत क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 है उससे पहले अपनी जलवायु योजनाओं के केंद्र में महासागर को रखने का आह्वान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और इस पहल को
ओशन कंजर्वेसी, द ओशन एंड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म तथा द ओशन रिजिलियंस एंड क्लाइमेट अलायंस के माध्यम से वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा समर्थन प्राप्त है तथा WWF ब्राजील द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। तो ये इतनी संस्थाएं हैं जो इसको सपोर्ट कर रही है। ओशन कंजर्वेसी, द ओशन एंड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म तथा द ओशन रिजिलियंस एंड क्लाइमेट अलायंस, इनके माध्यम से वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा समर्थित है और WWF ब्राजील है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। ठीक है, तो इसका आयोजन 10 से 12 जून तक स्वीडन के स्टॉकहोम में किया गया। 10 से 12 जून तक स्वीडन के स्टॉकहोम में। और आयोजक कौन थे इसके? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, इंटरनेशनल IDEA, ये इसके आयोजक थे। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट। तो खान क्वेस्ट है वो 14 से 28 जून तक मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो खान क्वेस्ट क्या है? एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? 14 से 28 जून तक मंगोलिया के उलानबटार में किया जाएगा। ठीक है, 14 से स्टार्ट हो गया और 28 जून तक चलेगा। ठीक है, तो इसका आयोजन 14 से 28 जून तक मंगोलिया के उलानबटार में किया जा रहा है। एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और ये इसका 22वां संस्करण है। खान क्वेस्ट का ये 22वां संस्करण है। पहली बार वर्ष 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में आरंभ हुआ था। तो पहली बार कब आयोजित हुआ था? 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में। वर्ष 2006 से इसे बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, और भारतीय सेना के 40 कर्मियों वाला दल है वो इसमें भाग ले रहा है, जिसमें एक महिला अधिकारी और 2 महिला सैनिक शामिल हैं। ठीक है, तो भारतीय सेना का 40 कर्मियों वाला दल इसमें भाग ले रहा है और उसमें एक महिला अधिकारी है और 2 महिला सैनिक भी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां पूर्ण अधिवेशन। तो ये ILO का 113वां पूर्ण अधिवेशन है, वो कहाँ आयोजित किया गया है? 2 से 13 जून तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। 2 से 13 जून तक। इसमें भागीदार सदस्य कौन कौन रहे हैं? सभी 187 सदस्य देशों के सरकारी नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधि। ठीक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट की और जो जॉब देने वाले नियोक्ता हैं उनके और जो श्रमिक हैं उनके प्रतिनिधि, इन तीनों ने इसमें भाग लिया। इसका एजेंडा क्या था? कार्य वातावरण में जैविक खतरों के विरुद्ध श्रमिकों की सुरक्षा पर संभावित नए अंतर्राष्ट्रीय मानक, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में सभ्य कार्य, ठीक है, और औपचारिक रूप से औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में, ठीक है, संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए अभिनव दृष्टिकोण, ये इसका एजेंडा था। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व है वो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया गया। ठीक है, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया और उन्होंने इसमें कुछ जानकारियां साझा की। ठीक है, तो उसके अंतर्गत देख लेते हैं हम क्या क्या थी। तो भारत की जो बेरोजगारी दर है वो वर्ष 2017 में 6% से 2024 में घट करके 3.2% रह गई है। तो भारत की बेरोजगारी दर 2017 में जो 6% थी 2024 में 3.2% रह गई है। और पिछले 7 वर्षों के दौरान औपचारिक क्षेत्र में 7.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें पिछले 7 वर्षों में 7.5 करोड़ से अधिक नौकरियां हैं उनका सृजन हुआ है। और जो भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वो वर्ष 2019 में 24.4% से बढ़कर के 2025 में 64.3% हो गई है। 2019 में 24.4% थी, ठीक है, और 2025 में 64.3% हो गई है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कवरेज था इंडिया का वो 24.4 से 64.3% हो गया। ठीक है, और भारत द्वारा लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, और भारत सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरी सबसे ज्यादा सोशल सिक्योरिटी लोगों को भारत में प्रदान की गई है, लगभग 94 करोड़ नागरिकों को। और भारत विश्व स्तर पर ऐसा पहला देश है जिसने ILO स्टेट डेटाबेस में अपने 2025 सामाजिक सुरक्षा कवरेज डेटा को अपडेट किया है। ठीक है, तो ये ILO का एक डेटाबेस है। तो भारत पहला देश है जिसने अपने 2025 के जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज डेटा है वो उसको इसमें अपडेट किया है।
ठीक है। नेक्स्ट है समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA परिषद का दूसरा सत्र। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन 9 से 13 जून तक नीस फ्रांस में किया गया है। समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन परिषद का दूसरा सत्र 9 से 13 जून तक नीस फ्रांस में आयोजित किया गया है और भारत उपाध्यक्ष के रूप में इसमें शामिल था। भारत इसका उपाध्यक्ष था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व है वो पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव TK रामचंद्रन द्वारा किया गया और IALA परिषद के तीसरे सत्र का आयोजन है वो दिसंबर 2025 में मुंबई में किया जाएगा। दूसरे सत्र का आयोजन हुआ है 9 से 13 जून तक नीस फ्रांस में और तीसरे सत्र का आयोजन दिसंबर 2025 में मुंबई में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पासेक्स। तो पासेक्स 9 से 10 जून को भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच उत्तरी अरब सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास है। तो पासेक्स क्या है? तो एक नौसैनिक अभ्यास है किन किन के बीच में? भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच में। और कहाँ इसका आयोजन हुआ है? उत्तरी अरब सागर में। ठीक है। और कब हुआ है? 9 से 10 जून को। तो भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तबर, एक पनडुब्बी और P-8I समुद्री गश्ती विमान तथा यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS रिचमंड ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है। और पासेक्स अभ्यास है वो मित्र देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जब वे तैनाती के दौरान एक दूसरे के क्षेत्र से गुजरते हैं। ठीक है। तो एक दूसरे की नौसेनाओं के साथ अभ्यास करते हैं तो इसको पासेक्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस रिपोर्ट। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA द्वारा इसको जारी किया गया है। यूनाइटेड नेशन का UN का एक संगठन है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। और भारत की स्थिति क्या है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो अप्रैल 2025 तक 146.39 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है भारत। अप्रैल 2025 तक भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है इस रिपोर्ट के अनुसार? 146.39 करोड़। ठीक है, 146.39 करोड़। और भारत अभी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन है वो दूसरे नंबर पर है, उसकी आबादी है 141.61 करोड़। ठीक है। और भारत की है 146.39 करोड़ अप्रैल 2025 तक। तो लगभग 40 वर्षों में जनसंख्या में गिरावट शुरू होने से पहले 170 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है। तो भारत की जो जनसंख्या है उसमें अगले 40 वर्षों में गिरावट प्रारंभ होगी और तब तक भारत की जो आबादी है वो 170 करोड़ हो जाएगी। ठीक है। और जो कुल प्रजनन दर है वो भारत की 1.9 हो चुकी है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 हो चुकी है और वो प्रतिस्थापन दर है 2.1, उससे कम हो गई है। ठीक है। जो रिप्लेसमेंट रेट है 2.1 उससे कम होकर के 1.9 रह गई है टोटल फर्टिलिटी रेट। और राष्ट्रीय औसत जो 1.9 है उससे अधिक प्रजनन दर वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है बिहार, दूसरा है मेघालय, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है झारखंड और पांचवा है मणिपुर। तो ये 5 राज्य हैं, इनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो नेशनल एवरेज 1.9 से अधिक है। पहला बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो कार्यशील आयु वर्ग है भारत में उसकी जनसंख्या है वो कितनी है? 68%। और कार्यशील आयु वर्ग कौन से आयु वर्ग को माना जाता है? तो ये है 15 से 64 वर्ष की आयु वाले जो लोग हैं उनको कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। और ये कितने हैं भारत में? 68% है। ठीक है। और द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, जो इस रिपोर्ट का जो नाम में था, जो रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, वास्तविक प्रजनन संकट, वो क्या है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार दुनिया भर में लाखों लोग उतने बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं जितना वे चाहते हैं। ठीक है। चाहे वे अधिक बच्चे चाहें, चाहे कम चाहते हो या बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, मतलब अपनी मर्जी से बच्चा पैदा करने में असमर्थ है दुनिया भर के लाखों लोग। ठीक है। तो व्यक्तियों की अपने प्रजनन लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थता को दर्शाता है ये रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ठीक है। ये अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करें ना करें, कब करें, ठीक है, तो वो सब है। तो उसमें दुनिया के लाखों लोग असमर्थ हैं, तो इसको द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस नाम दिया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग
और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के मध्य प्रमुख सार्वजनिक रेलवे प्लेटफॉर्मों पर बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों के विकास एवं तैनाती के संबंध में सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, किन किन के बीच में? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के बीच में। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर के मध्य शहरी सड़क पुनर्विकास के माध्यम से धूल प्रदूषण को कम करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। किन किन के बीच में हुआ है? जो धूल से होने वाला जो प्रदूषण है सड़कों पर, उसको कम करने के लिए किन किन के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और CSIR CRRI और नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के मध्य। ठीक है, तो इसके पहले चरण में NCR के 9 अत्यधिक शहरीकृत औद्योगिकरण वाले शहर दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी और निमराना को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें राजस्थान से 2 हैं, भिवाड़ी और निमराना। ठीक है, तो ये 9 शहर हैं। इसके अंतर्गत इस समझौते के तहत जो धूल प्रदूषण है उसको कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट है विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन 12 जून को गुजरात के ऐतिहासिक स्थान बारडोली में किसान सम्मेलन के साथ हुआ। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान है, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का अभियान है। ठीक है, और ये 29 मई से प्रारंभ हुआ था और ये 12 जून तक चला है। ठीक है, और इसका प्रारंभ ओडिशा के पुरी जिले के सखी गोपाल से हुआ था। ठीक है, इसका प्रारंभ हुआ था ओडिशा के पुरी जिले के सखी गोपाल से। ठीक है, सखी गोपाल से। ठीक है, और इसका समापन हुआ है गुजरात के बारडोली में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, जो किसानों के पास जो वैज्ञानिक हैं वो उनके पास जाएंगे। ठीक है, गांव-गांव में उनके पास पहुंचेंगे वैज्ञानिकों की टीमें और उनको फसलों के बारे में, ठीक है, और बीजों के बारे में जानकारियां प्रदान करेंगे। तो ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, ये भी इसका समापन हो गया है बारडोली में, गुजरात के बारडोली में 12 जून को। ये एक 15 दिवसीय अभियान था। ठीक है, और प्रारंभ हुआ था इसका उड़ीसा के पुरी जिले के सखी गोपाल से और समापन हो गया है गुजरात के बारडोली में। अगला है ICC हॉल ऑफ फेम 2024। तो ICC हॉल ऑफ फेम 2024 है, उसमें पूर्व भारतीय कप्तान, क्रिकेट कप्तान, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। ठीक है, और हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी, इनसे पहले 10 भारतीय खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जा चुका है, ये 11वें हैं। और महेंद्र सिंह धोनी के साथ अन्य 6 खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया है। और कौन कौन से हैं? ग्रीम स्मिथ और हाशिम अमला, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। ग्रीम स्मिथ और हाशिम अमला दक्षिण अफ्रीका के, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के, डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड के, और सना मीर हैं, ये पाकिस्तान की हैं, और सारा टेलर हैं, ये इंग्लैंड की हैं। तो इन 7 लोगों को ICC हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी है वो भारत के 11वें खिलाड़ी हैं ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। जो 10 अन्य खिलाड़ी हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, बिशन बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, वेनु माकड़, डायना एडुलजी और नीतू डेविड। नीतू डेविड को पिछले साल ही इसमें शामिल किया गया ICC हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, अगला है फ्रेंच ओपन 2025। तो फ्रेंच ओपन 2025 का जो पुरुष वर्ग का जो खिताब है, पुरुष एकल का खिताब है, वो स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के जेनिक सिनर को 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 से हरा करके जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है? स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। किसको हरा करके? इटली के जेनिक सिनर को। ठीक है, और ये सबसे लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल था, 5 सेटों तक ये चला था, सबसे लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल। ठीक है, और पुरुष युगल में है स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोस ने ब्रिटेन के जो सेलिसबरी और नील स्कूपस्की को हराया। ठीक है, पुरुष युगल में किसने जीता? स्पेन के मार्सेल
ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोस ने। किनको हरा करके? ब्रिटेन के जो सेलिसबरी और नील स्कूपस्की को हरा करके। और महिला एकल का खिताब है वो अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं कोको गॉफ ने। उन्होंने बेलारूस की आरीना सबालेंगा को हरा करके जीता है। ठीक है, और ये कोको गॉफ का पहला रोलैंड गैरोस खिताब और दूसरा ग्रैंड स्लैम ताज था। ठीक है, और महिला युगल का खिताब है वो इतालवी जोड़ी सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी ने। ठीक है, इटली की सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी है, उन्होंने कजाकिस्तान की अन्ना डेनिलिना और सर्बिया की एलेक्जेंड्रा क्रूनिक को हरा करके जीता महिला डबल्स का खिताब। ठीक है, और ये जो फ्रेंच ओपन है ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है। अन्य 3 कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन चैंपियनशिप और यूएस ओपन, और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग 2025 आईपीएल 2025। तो ये इसका 18वां संस्करण था और इसको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा करके जीता है। तो आईपीएल 2025 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ठीक है, और इसका फाइनल कहाँ हुआ था? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और किसको हरा करके जीता है? पंजाब किंग्स को। कितने रन से? 6 रन से। ठीक है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा करके आईपीएल 2025 का खिताब जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है उसने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है और ये आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली 8वीं टीम है। ठीक है, जो 18 संस्करण हुए हैं उसमें 8वीं टीम है जिसने आईपीएल ट्रॉफी जीती है। और प्लेयर ऑफ मैच का पुरस्कार है वो कुणाल पांड्या को दिया गया। ये आरसीबी के प्लेयर हैं कुणाल पांड्या, उनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। ठीक है, अवार्ड दिया गया। और ऑरेंज कैप अवार्ड है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है ऑरेंज कैप अवार्ड, वो साई सुदर्शन को दिया गया। ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। और पर्पल कैप अवार्ड है, पर्पल कैप अवार्ड, तो वो जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी है उसको दिया जाता है पर्पल कैप अवार्ड। ये दिया गया प्रसिद्ध कृष्णा को, ये भी गुजरात टाइटंस के थे। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है उसका अवार्ड है वो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये थी आईपीएल 2025, ये इसका 18वां संस्करण था। नेक्स्ट है नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025। तो नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने स्टावेंजर में अपना 7वां नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीता है, ये 7वीं बार जीता है इन्होंने। महिलाओं की स्पर्धा में यूक्रेन की अन्ना मुजीचुक ने ये खिताब जीता है। ठीक है, तो महिला वर्ग में यूक्रेन की अन्ना मुजीचुक ने जीता है। और चीन की लेई टिंगजी महिला वर्ग में दूसरे स्थान पर रही और भारत की कोनेरू हम्पी है वो तीसरे स्थान पर इसमें रही है। नेक्स्ट है महिला वनडे विश्व कप 2025। तो इसका आयोजन है वो भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से 30 सितंबर से 2 नवंबर तक किया जाएगा। महिला वनडे विश्व कप का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में किया जाएगा और ये इसका 13वां संस्करण है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के 5 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा जिसमें से 4 भारत के हैं। तो भारत में बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन होगा महिला वनडे विश्व कप 2025 का, और श्रीलंका के कोलंबो में। ठीक है, तो ये 5 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें भाग लेंगी। ठीक है, तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें इसमें भाग लेंगी। नेक्स्ट है भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने आर्मेनिया के जर्मुक में आयोजित 6वें स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। ठीक है, तो 6ठे स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल टूर्नामेंट शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, और महिला एशिया कप हॉकी है, महिला एशिया कप हॉकी 2025, तो उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन 5 से 14 सितंबर तक चीन के हांगजो में किया जाएगा। महिला एशिया हॉकी कप 2025, इसका आयोजन 5 से 14 सितंबर तक चीन के हांगजो में होगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।
थैंक यू।